नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राज। आप देख रहे हैं हाईवे 33। दोस्तों, आज की कहानी जो मैं आपको बताने जा रहा हूं, ये तांत्रिक मैडम और आशीष की कहानी है। पार्ट है 19, एपिसोड नंबर 852। मैडम और आशीष और अंग्रेज मैडम तीनों बैठे हुए थे ड्राइंग रूम के अंदर में, और मैडम कुछ सोच रही थी। और जो अंग्रेज मैडम थी ना, कोई अपने कान में ईयरफोन लगा करके और कोई म्यूजिक सुन रही थी। और मैं मैडम को चेहरा देख रहा था। इनको सोचते हुए लगभग 5 मिनट से ऊपर बीत गया था। कभी आंख खोल देती, कभी आंख बंद कर लेती, और ऐसे में मुझे वो बहुत अच्छी लग रही थी। मैं लगातार उनकी तरफ देख रहा था, और जो अंग्रेज मैडम थी वो तो अपने धुन में थी, जैसे कोई म्यूजिक बज रहा हो और उस पर वो जैसे नाच रही हो। सर उनका, पैर उनका हिल रहा था। मैं अंग्रेज मैडम पर कोई ध्यान नहीं दे रहा था। मैं अपनी मैडम को देख रहा था। मैडम जब उस मुद्रा में आती ना, आंखें बंद कर लेती, अब मैं उनको जी भर कर देखता। अब मैं बहुत अपने आप को संतुष्ट अनुभव करता था। और अचानक मैडम ने आंखें खोल दी। मैं तो उन्हीं की तरफ देख रहा था। अब कहने लगी कि आशीष सुनो, और आप भी सुनो मैडम। मैं और अंग्रेज मैडम जो कान में ईयरफोन लगा करके म्यूजिक में मस्त थी, और वो अपने कान से लीड निकाल दिया, और हम दोनों अब मैडम की तरफ देखने लगे। मैडम कहने लगी कि देखो आशीष, हमें ये बंगला कुछ दिन के लिए, जो फार्म हाउस का बंगला है ना, छोड़ देना चाहिए। और मुझे फैसला आज ही लेना है, क्योंकि आज जो है ना, अमावस की रात है। अब मैं सोच रही हूँ कि हमें कहीं और जाकर रहना चाहिए एक आध दिन, अब फिर हम इस बंगले में आ जाएंगे। मैं जब उनका ये बात सुना ना, तो मैं समझ ही नहीं पाया कि इतनी बड़ी तांत्रिक होकर के आप कह रही हैं कि हम ये बंगला को छोड़ देते हैं कुछ दिन के लिए। आज अमावस की रात है, तो क्या हो जाएगा ऐसा? कोई अपना घर कोई छोड़ता है भला? और तांत्रिक जो इनको आती है, इतनी इनके पास में शक्ति है, तो डर किस बात का? लेकिन वो मेरी तरफ देख करके जैसे मेरे मन का सवाल पढ़ लिया हो, और कहने लगे कि आशीष, आज की रात जो है ना, हम पर थोड़ा भारी पड़ने वाली है। अब मैं तो झेल भी लूँगी, लेकिन तुम दोनों लोग को मुझे चिंता है। अब ऐसा करो, सामान अपना थोड़ा बहुत अब एक आध दिन के लिए ले लो, और हम इस जगह से चलते हैं। मैं कहने लगा कि मैडम, अभी तो हमें उस जगह पर जाना है, उस आत्मा को जो आपने भोजन का वादा किया था उसको देने के लिए, तो उसके पास भी तो हमें जाना था भोजन देने के लिए। तब वो कहने लगे कि आज नहीं आशीष, आज अमावस की रात है। अब मैं तुम्हें खतरे में डाल नहीं सकती। अब तुम जल्दी करो, अपना कुछ कपड़े ले लो, कुछ सामान जो ज़रूरत का है वो ले लो। और फिर अंग्रेजी मैडम से अंग्रेजी में बोलने लगी कि आप भी अपना कपड़ा वगैरह जो भी लेना है ले लो, हम इस जगह से जा रहे हैं। मैं सोच रहा था कि आखिर कहाँ जाएगी, कोई होटल में रुकेंगी, ऐसा ही मैडम करती हैं। अब मैं बस अपने कमरे में चला गया। जो भी ज़रूरत का सामान था एक छोटा सा बैग में भर लिया। अब मैं जब आया तो ड्राइंग रूम में दोनों मैडम नहीं थी। और फिर अब उनके कमरे में जाने लगा, तब देखा कि दरवाज़ा में खोलने की कोशिश किया तो अंदर से बंद था। मतलब दोनों मैडम तैयार हो रही थी। अब मैं फिर ड्राइंग रूम में आके बैठ गया था। मैं सोच रहा था कि हमारी जो मैडम है ना, कितनी परिश्रम करती है, कितना मेहनत करती है, और खतरनाक से खतरनाक काम को
आसानी से कर जाती है। इनको बिल्कुल डर नहीं लगता। और एक मैं हूँ कि मैं तो आज भी डर जाता हूँ। भला कुछ शक्ति मैडम मुझे दे देती तो क्या बिगड़ जाता। मैं भी भूतों से लड़ लेता। मैं अपने मन में इसी तरह की कल्पनाएं किया करता था, लेकिन मैं जानता था कि मैडम वो शक्ति मुझे आसानी से नहीं देने वाली। और फिर मैडम की आवाज़ सुनाई पड़ी, आशीष आशीष कहाँ हो। तब मैंने आवाज़ लगाया, मैडम मैं यहाँ पर हूँ ड्राइंग रूम में, आ जाइए। अब फिर दोनों मैडम अब एक तरह से तैयार होकर के ड्राइंग रूम में पहुँच गई थी। मैं मैडम को देखा, बहुत बढ़िया सूट पहन रखी थी और उसी से मिलता जुलता सूट अंग्रेज मैडम भी पहन रखी थी। और दोनों महिलाएं गजब की खूबसूरत लग रही थी। और फिर मैंने देखा कि अंग्रेज मैडम अपना पिट्ठू बैग अब लटका रखा पीठ पर, और मेरी वाली मैडम भी एक छोटा सा बैग ले रखी थी। और फिर कहने लगी, चलो आशीष हम लोग निकलते हैं, हमें उस जगह पर पहुंचना है, नहीं तो रात हो जाएगी। और मैं नहीं चाहती हूँ कि रात में हम उस जगह पर पहुँचे, चलो जल्दी करते हैं। अब हम आ चुके थे कार में, कार रवाना भी हो चुकी थी। कार फर्राटे भरती जा रही थी हाईवे पर, और अभी सूरज डूबने में काफ़ी वक्त था। मैडम सोचती हुई कार चलाती जा रही थी, और मैं अब मैडम को कभी देखता और कभी रोड के किनारे अब जंगल का सीन, कुछ ऐसा चीज़ देखने की कोशिश करता। अंग्रेज मैडम मेरी मैडम के बगल में बैठी हुई थी और मैं पिछली सीट पर। कार चलती रही, लगातार कार मैडम चला रही थी और सूरज कब का डूब चुका था, लेकिन मैडम की कार की स्पीड कम नहीं हो रही थी। ऐसे अनजाने रास्ते से गुजर रही थी जिस पर मैं कभी आया नहीं था। वो रास्ता मेरे लिए बिल्कुल अनजान था, वो रोड मैं पहली बार देखा था। हाँ, मैडम जैसे उस रोड पर आती जाती हो, और मैं फिर मैडम को कार चलाता हुआ देखता रहा। आखिर कार चलाते चलाते मैडम थक नहीं रही थी, और मेरा तो मन कर रहा था कि मैं मैडम को बोलूं कि मैडम जी आप थक गई हैं और मुझे कार चलाने दीजिए, लेकिन मेरी हिम्मत नहीं पड़ रही थी कि मैं बोलूं। तभी मैडम जैसे मेरे मन के पास पड़ गई हो, रोड के साइड देखते हुए कहने लगी, आशीष आराम से बैठो, जब मैं थक जाऊंगी ना तो मैं तुम्हें बोलूँगी, लेकिन अभी थकी नहीं हूँ, मैं अभी कई घंटे तक कार चला सकती हूँ। आराम से बैठो, और झपकी लेना है तो झपकी भी ले सकते हो, अभी हमारा लंबा सफ़र है। मैं समझ गया कि मैडम को अचानक ये क्या धुन सवार हो गई, जो अपना घर छोड़ करके और हम कहीं और जा रहे थे। कहाँ जा रहे थे मैडम स्पष्ट कुछ नहीं बताई थी, लेकिन मेरा अंदाज़ा जो था कि हम किसी होटल में रुकेंगे, और जैसा मैडम ने कहा है 1-2 रात हम उसी होटल में बिताएंगे, और फिर हम वापस अपने फार्म हाउस में आ जाएंगे। जैसा मैडम ने कहा था मैं वैसा ही सोच रहा था, और अचानक मैडम की कार एक जगह पर रुक गई। मैं देखा वहाँ पर रोड के किनारे एक लैंप पोस्ट था, और उस पर एक लैंप जल रहा था। और जब लैंप की रोशनी में देखा ना, तो वहाँ पर एक कोठी बनी हुई दिखाई दी, और मैडम उतर चुकी थी। कहने लगे, आशीष आ जाओ, देर मत करो, रात काफ़ी हो चुकी है। और इसके बाद मैं जल्दी से उतर चुका था। मैं जब देखा कि मैडम इस जगह पर आई है, और वो कोठी लग रहा है, लेकिन पूरा अंधेरे में डूबा हुआ था। किसका कोठी है, कौन मालिक है, कुछ भी मालूम नहीं। लेकिन अपनी बैग से जब मैडम ने चाबी निकाली तो मैं कुछ समझ ही नहीं सका कि इस कोठी का चाबी मैडम के पास में कैसे आया। मैं कोठी की तरफ ध्यान देने लगा, तब तक मैडम ने ताला खोल दिया था। हम अब अंदर पहुंच चुके थे,
और इसके बाद मेन स्विच बिजली का मैडम ने ऑन कर दिया। पूरा कोठी चमचमा उठा था। और तब मैं देखा कि अरे ये कोठी तो 2 मंजिल बनी हुई है और जिसने भी बनवाया है बड़ा शानदार बनवाया है। लग रही थी कि ज़्यादा दिन बने हुए कोठी को नहीं हुआ, 1-2 साल की ज़रूर बात होगी। लेकिन ये सुनसान क्यों पड़ी है और हम इस सुनसान कोठी के अंदर में 2 दिन अपना गुजारेंगे? मैडम से पूछने का तो मेरा हिम्मत नहीं था और जैसे जैसे मैडम कह रही थी मुझे तो करना ही था। आखिरकार हम ड्राइंग रूम में आ चुके थे, फर्स्ट जो ग्राउंड फ्लोर का। अभी फर्स्ट फ्लोर पर मैं तो गया तक नहीं था। हाँ, हो सकता है कि मैडम जी जब इनके पास चाबी हो तो यहाँ आती जाती हो, लेकिन ये कोठी किसका है मैं कुछ समझ नहीं पा रहा था। हाँ, मैं मन ही मन सोचा कि मैडम की बातें मैडम ही जाने, मुझे तो बस वही काम करना है जो मैडम बता दे, उससे ज़्यादा मैं अब काम करने का सोच भी नहीं सकता था। मैडम अब सोफे पर बैठ चुकी थी और उनके बगल में अंग्रेजन मैडम, और दोनों अंग्रेजी में अब बात करने लगी थी। अंग्रेजी मेरे लिए तो बड़ा खतरनाक था, मैं समझ नहीं पाता था, बस हाय हेलो और बस यहीं तक मैं सीमित था। और इसके बाद जो मेरी वाली मैडम थी ना, मेरी तरफ घूर कर देखने लगी और वो मुस्कुरा भी रही थी और कहने लगी कि आशीष, इस कोठी को देखे हो, तुम्हारी नज़र में इसकी वैल्यू क्या होगी? मैं जब कोठी को बाहर से देखा था ना तो मुझे लग रहा था कि कई करोड़ की ये कोठी होगी। एक तो हाईवे के बगल में थी और कोठी में जो कुछ इस्तेमाल हुआ था सब 1 नंबर में, मटेरियल जो था बहुत ही गजब का लगा हुआ था, पत्थर एक से एक इस्तेमाल हुए थे और उसमें महंगे फर्नीचर भी रखे हुए थे। मतलब ये कोठी जो है अरबों की होगी। आइए मौके पर है, बिल्कुल रोड के किनारे। अगर इसका कमर्शियल यूज किया जाए, इस कोठी को अगर हम होटल बना दें तो इसकी वैल्यू और बढ़ जाएगी। अब फिर मैंने अंदाज़ा लगा के मैडम को अपनी बात बता दी कि मैडम ये तो बहुत महंगी कोठी है, क्योंकि इसका वैल्यू रोड के किनारे होने से ज़्यादा बढ़ जाता है। हाँ, मैडम मेरी तरफ देख करके मुस्कुरा के कहने लगी, बिल्कुल सही आशीष, तुमने सही बताया। इस रोड की वजह से इस कोठी का जो वैल्यू है ना बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। ये सही मायने में अरबों का कोठी है आज के डेट में। मैं पूछ ही बैठा कि मैडम ये कोठी है किसकी? तब वो कहने लगी, मेरे जानने वाले की है। इस कोठी को बने हुए 1 साल हो चुका है। आज जिस पर्पस के लिए कोठी बनाया था वो पर्पस उसका हल नहीं हो रहा है और फिर वो अपना मुंह बंद कर लिया था। मैं समझ गया था कि मैडम इससे आगे कुछ बताने वाली नहीं है। किसकी कोठी है, इसमें क्यों नहीं रह रहा था, कोई तो रीज़न होगा। अब फिर मैडम कहने लगी कि आशीष चलो हम लोग ज़रा फर्स्ट फ्लोर पे दिखाते हैं। और इसके बाद हम लोग सीढ़ी से चढ़ते हुए फर्स्ट फ्लोर पे भी आ चुके थे। जैसा नीचे बना हुआ था सेम उसका कॉपी ऊपर बना हुआ था। अब फिर मैडम कहने लगी कि आशीष ये वाला रूम खोलो। और जब हमने रूम खोला ना तो अंदर की शान शौकत देख करके मैं तो आश्चर्य में डूब गया था। बड़ा सा पलंग, वो भी ऊंचा, उसमें कीमती एक तरह से गद्दे सब कुछ बिछे हुए, अगल बगल में लाइट बहुत सुंदर लगा हुआ और बीच में लग रहा था कि कोई बगल वाला कमरे का दरवाज़ा भी है जिस पर पर्दा लगा हुआ था और पर्दा हिलता था तो कभी कभी दरवाज़ा मुझे दिख रहा था। मैं कहने लगा, मैडम ये तो बहुत बड़ा कमरा है सोने के लिए, इतना बड़ा कमरा कोई सोने के लिए इस्तेमाल करता है? और तब मैडम मुस्कुराती और मैं पूछी, बेटा मैडम यहाँ एक दरवाज़ा दिख रहा है। वो कहने लगी, हाँ ये ऐसा ही एक कमरा इधर भी है, उसको भी खोलो। मैं भाग के गया तो सेम कमरा वैसा ही मुझे अब बगल में दिखा और दोनों के बीच में एक दरवाज़ा लगा हुआ था।
दरवाज़ा खोल दिया तो दोनों कमरा एक जैसे हो चुका था। इस कमरे से उस कमरे में जा सकते हैं, उस कमरे से इस कमरे से मज़े में आ सकते हैं, क्योंकि बीच में दरवाज़ा था। इसीलिए बनाया गया था कि दो परिवार हो, अगर रात को टाइम अब इधर से उधर आना हो तो मेन दरवाज़ा ना खोल करके छोटे दरवाजे से उस कमरे में चला जाए। इसी पर्पस के लिए बना था। कहने लगी कि ऐसा करते हैं, अब आशीष तुम किस कमरे में सोओगे। मैं हैरान था कि मैडम ऐसा क्यों पूछ रही है, इतना बड़ा पलंग है, हम तो तीनों इस पर सो सकते हैं। लेकिन मैडम बिना मकसद का कोई सवाल पूछती नहीं थी। मैंने कहने लगा, मैडम अगर आपको जिस कमरे में सोना है आप सो जाइए, और जहाँ आप कहेगी मैं वहाँ सो जाऊँगा। अब फिर मैडम कहने लगी, ठीक आशीष तुम इसी कमरे में रुक जाओ और हम और अंग्रेजी मैडम उस कमरे में चले जाएंगे। अब फिर इसके बाद मैडम अब अंग्रेजी मैडम से कही कि बैग खोलो और खाना निकालो। अब मैं देख करके हैरान रह गया था कि अंग्रेज मैडम कई डब्बा पैक किए हुए खाना अपने बैग में पीठ के ऊपर टांग करके आई थी। और खाने से अच्छी खुशबू आ रही थी, भूख भी लग रही थी। और इसके बाद हम तीनों लोग बैठ करके भोजन किया। और फिर मैडम कहने लगी, आशीष आप एक काम करो, आप जाके आराम करो और सुबह हमें जल्दी उठना है और कुछ काम भी करना है। और मैं मैडम का इशारा समझ गया था कि अब आशीष इस जगह से दूसरे कमरे में चले जाओ। अब मैंने वही किया। मैं मेन दरवाज़ा नहीं खोला, वही छोटे दरवाजे को जो खुला हुआ था उसी से मैं दूसरे कमरे में एंटर कर चुका था। कमरा बिल्कुल साफ सुथरा था और एकदम चमक रहा था। इतनी रोशनी जो कमरे में थी, मुझे नींद नहीं आती थी ज़्यादा रोशनी से। इसके बाद मैं सारी रोशनी बंद कर दिया, बस एक नाइट लैम्प जलने दिया था और उसी लैम्प के सहारे मैं सोने की कोशिश करने लगा। वो जो दरवाज़ा था ना, मैडम ने बंद करना मुनासिब नहीं समझा। किस पर करती, मैं उनका पति, और दरवाज़ा खुला ही था। मैं देखा कि मैडम जैसे अब सो चुकी है, क्योंकि बातचीत वो जो आपस में हो रही थी अब एक तरह से शांति हो गया था। मतलब अंग्रेज मैडम भी सो चुकी थी और मेरी वाली भी मैडम सो चुकी थी, लेकिन मुझे नींद नहीं आ रही थी। मैं यही अपना नींद के बारे में सोच रहा था कि कैसे आएगी, कब आएगी। लेकिन मैं कई बार आंख बंद कर चुका, लेकिन नींद का कहीं अता पता नहीं था। आखिरकार कब नींद आई तो रात के 12 बजे। जैसे ही 12 बजाना तो मेरी आँख अपने आप झपकने लगी। मैं नींद के सागर में डूब चुका था। जैसे कुछ ही देर मैं नींद का मज़ा ले पाया था और अचानक मुझे म्यूजिक की आवाज़ सुनाई देने लगी। जैसे उस कमरे में, नीचे के कमरे में कोई शोर शराबा हो रहा, कोई पार्टी चल रही हो और डीजे बज रहा हो और कई लोगों का, लड़कियों का, लड़कों का हंसने की आवाज़ सुनाई पड़ रही थी। मेरा नींद अब टूट चुका था। पहले तो मैं अंदाज़ा लगाता रहा कि ये कोई मेरा सपना तो नहीं है, लेकिन वो मेरा सपना नहीं था। मैं मैडम के कमरे में आया ना तो मैं देख करके हैरान रह गया था। वो अंग्रेज मैडम तो सोई हुई थी, लेकिन मेरी मैडम पलंग पर थी ही नहीं। कहाँ गई भाई? मैं जल्दी से बाथरूम वगैरह भी चेक कर लिया, बाथरूम में नहीं थी। और वो जो म्यूजिक था, जैसे नीचे में ग्राउंड फ्लोर पर डीजे बज रहा हो, इतना शोर शराबा चल रहा था। अंग्रेज मैडम का जैसे एकदम नींद से बेखबर थी, नींद के अंदर डूबी हुई। अब मैं क्यों उनको जगाऊं? अब मैं अपनी मैडम को ढूंढने लगा था कि मैडम गई तो कहाँ गई। आई नीचे में अचानक ये म्यूजिक कैसे बजने लगा। मैं सोचा कि कहीं ये मैडम जी का काम तो नहीं है, कि कई बार ऐसे ऐसे चीज़ करती थी जिसे हमें आश्चर्य होता था। लेकिन जब मैं नीचे आया ना तो देख करके हैरानी हुई, क्योंकि
ग्राउंड फ्लोर पर मैं सारा कमरा चेक कर लिया था और कहीं पर ना तो कोई डीजे का स्पीकर दिखाई दे रहा था, ना कोई बजाने वाला। और वो शोर जो था ना, लड़के लड़के जैसे डांस कर रहे थे, वो भी मुझे दिखाई नहीं दे रहे थे। लेकिन लग रहा था कि इसी जगह पर बज रहा है, इसी जगह पर बज रहा है। और लड़कियों का शोर भी सुनाई पड़ रहा था, जैसे बहुत सारी लड़की यहाँ पर डांस कर रही हो। लेकिन कहाँ पर? मैडम को मैं देख करके हर जगह नहीं मिली तो परेशान हो चुका था। आई आवाज़ डीजे का मेरे कानों में बहुत तेज लग रहा था। लेकिन मैं पूरा कमरा छान मारा था और कहीं पर भी ऐसा कोई इंस्ट्रूमेंट डीजे का कुछ भी नहीं था। एक स्पीकर तक मुझे दिखाई नहीं दिया। तो आखिर ये शोर कहाँ से आ रहा था? और मैं जब उस जगह पर खड़ा हो गया ड्राइंग रूम में, अब बीचों बीच था, वो आवाज़ को सुनने की कोशिश कर रहा था कि आखिर ये आवाज़ तो बज रहा है, लड़के लड़कियां हंस रही हैं, लेकिन दिखाई क्यों नहीं दे रही है। अब मैं सोचा कि कहीं मैडम ऊपर तो नहीं चली गई। मैं फिर दोबारा फर्स्ट फ्लोर पर आ चुका था। मैं देखा कि वो अंग्रेज मैडम अभी भी सोई हुई, बेखबर सोई हुई है। उसको इतने शोर का परवाह भी नहीं है। और फिर मैं अपने मैडम के लिए परेशान हो गया कि मेरी मैडम कहाँ गई। चिंता तो होती, आखिर मैं पति था। अब फिर ग्राउंड फ्लोर पर आ चुका था और आवाज़ अभी भी ऐसे के ऐसे जैसे पार्टी चल रही हो। अब बहुत लड़का लड़की आप वहाँ पर जैसे डांस कर रहे हो। मैडम का कहीं अता पता नहीं। अब मैं हर जगह उस सोर्स को तलाशने की कोशिश कर रहा था कि आखिर ये डीजे बज कहाँ रहा है, ये लड़का लड़की दिखाई क्यों नहीं दे रहे हैं, हंस रहे हैं और सब कुछ हो रहा है लेकिन नज़र नहीं आ रहे। मुझे लगने लगा कि कहीं मैं नींद में तो नहीं हूँ, ये मेरा कोई ख्वाब तो नहीं है। फिर मैं अपने बाँह को चिकोटी काटी तो दर्द हुआ और तब मुझे एहसास हुआ कि नहीं, ये मेरा ख्वाब नहीं है। जो कुछ यहाँ चल रहा है ना, रियल टाइम में चल रहा है। अब फिर मैं पसीने में नहा चुका था, डर शरीर में आ चुका था कि भाई ये कौन सा बवाल है। अंग्रेज मैडम का होश नहीं है, मेरी वाली मैडम गायब हो चुकी है और यहाँ पर पूरे कमरे में जैसे हर जगह से शोर ही शोर सुनाई पड़ रहा है। डीजे की आवाज़ आ रही है, लड़का लड़की यहाँ पर जैसे पार्टी कर रहे हैं, लेकिन मुझे कोई दिखाई क्यों नहीं दे रहा है। मैं डरा हुआ था। अब फिर मैं इतना डर चुका था कि ग्राउंड फ्लोर पर मेरी हिम्मत नहीं थी कि मैं रुक पाऊँ। और तेज़ी से सीढ़ियों से भागता हुआ मैं ऊपर अपने कमरे में आ चुका था। लेकिन अपना कमरे में अपने इतना डर लग रहा था कि मैं सोच रहा था कि मैडम मिल जाए तो मैं पूछ बैठूं कि ये सब यहाँ पर क्या चल रहा है। लेकिन मैडम नज़र आए तब ना। मैं गया अंग्रेजन के पास में, अभी भी जैसे दारू पी के बेसुध पड़ी हुई हो। अब मुझे डर था कि कहीं ये दो चार पैक लगा तो नहीं लिया होगा। ऐसा ही करती थी है। अब मैं अंग्रेजन को उठाने लगा और वो कभी आँख खोलती अब मेरी तरफ घूर के देखती। और तब मुझे उस चीज़ का एहसास हो चुका था, क्योंकि उसके मुंह से मुझे दारू की, वाइन की बदबू, स्मेल आ चुकी थी। मतलब वो टूल थी नशे में, उसको परवाह ही नहीं था कि उनके बगल में उनकी प्रिय सहेली अब नहीं है, कहाँ गई कुछ मालूम नहीं है, और ये मज़े की चैन से नींद ले रही है। कौन सहेली ऐसी कर सकती है। मुझे उस अंग्रेज महिला पर बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। मैं बहुत उसको जगाने की कोशिश किया, लेकिन वो कई बार जाग जाती थी। अब मेरी तरफ आश्चर्य से देखती थी। मैं देखता था उसकी आंख नशे में चूर था। अब फिर पलकें उसके बंद हो जाती थी। मैं समझ चुका था ये उठने वाली नहीं है। आज की रात में पूरी ये बेवड़ी हो चुकी है। अब मैं अपने बिस्तर पर आ चुका था और डीजे की आवाज़ जो थी अब धीरे धीरे अब बढ़ने लगा था। जैसे लगने लगा
कि हमारे कमरे के अंदर ही कहीं बज रहा हो। अब वो शोर इतना बढ़ चुका था ना कि मेरे कान अब एक तरह से अब जवाब देने लगा था। मैं अपनी मैडम को ना पा करके बेहद डर चुका था कि ये मैडम कहाँ गई बिना बताए हुए। मैं नीचे जाने को एक बार और सोच लिया था। वही मैंने किया। डरते डरते सीढ़ी से उतरते हुए अभी भी वो डीजे का शोर सुनाई दे रहा था। लड़का लड़की हंस रहे थे, आपस में जैसे बातचीत कर रहे हो, डांस कर रहे हो, लेकिन कोई दिखाई नहीं दे रहा था। मैं मेन गेट का दरवाज़ा खोला जहाँ पर मैडम की कार खड़ी होती थी। जैसे ही खुला ना तो मेरी आंखें फटी की फटी रह गई। मैडम की कार वहाँ थी ही नहीं। मैं पसीने में उस वक्त नहा गया था कि भाई आधी रात को मैडम हम लोगों को यहाँ पर छोड़ करके खुद वो कहाँ चली गई भाई इतनी रात को, वो भी अकेले, अब बिना बताए। कम से कम मुझे बता देती, नहीं तो मुझे साथ में ले लेती। मैं सही मायने में अब इतना डर चुका था कि उस बंगला में मुझे रहने के लिए अब अगर मैडम का आदेश ना होता ना तो मैं कभी का इस बंगला से भाग लेता। मैं जल्दी से दरवाज़ा बंद करके अब फिर ग्राउंड फ्लोर के ड्राइंग रूम में पहुंचा। और जैसे ही पहुंचा ना मैं क्या देख रहा हूं कि सामने में डीजे लगा हुआ है, बड़ा बड़ा स्पीकर, डीजे वाला, टोपी लगाए हुए एक लड़की है, सुंदर सी गोरी सी लड़की। और डीजे वो बजा रही है, डीजे ऑपरेटर है। और वहाँ पर अचानक पूरा जो ड्राइंग रूम था अब एकदम पार्टी जैसा माहौल बन चुका था। रंग बिरंग लाइटें वहाँ पर जल रही थी और कई लड़का लड़की अब उस डीजे वाला फ्लोर लगा हुआ था और उस पर डांस कर रहे थे, हंस रहे थे, आपस में मजाक कर रहे थे। अब मैं हैरानी से भरा उन दृश्य को देख रहा था। मेरे शरीर से पसीना फूट करके जैसे निकलने लगा। पूरा बदन में जैसे जाड़ा का बुखार आ चुका है, कांपने लगा। मैं सबकी तरफ देख रहा था। वो उनकी निगाह मेरी तरफ नहीं थी, मैं उनकी तरफ देख रहा था, लेकिन वो मेरी तरफ नहीं देख रहे थे। वो आपस में एक दूसरे से बात कर रहे थे। डीजे वाली लड़की अब उन सभी को देख रही थी और उन्हीं के फरमाइश पर वहाँ पर गाना, अंग्रेजी गाना बज रहा था, बड़ी शोर। ये अचानक ये सब क्या है भाई? सही मायने में मुझे लगा कि मैं 1 मिनट यहाँ रहा ना तो मैं बेहोश हो जाऊंगा। तभी मुझे लगा कि अरे ये जगह अब बदल चुकी है, यहाँ का माहौल बदल चुका है। आइए कुछ ही क्षण में यह सब कुछ मुझे दिखने लगा था। अब मुझे लगा कि अंग्रेज मैडम भी खतरे में है। अब मैडम मेरी कहाँ गई ये तो मालूम नहीं, लेकिन हम दोनों को खतरे में जरूर डाल दे गई। अब मैं जल्दी से फर्स्ट फ्लोर की सीढ़ियाँ चढ़ने लगा। जब ऊपर गया ना तो मैं क्या देख रहा हूँ कि अंग्रेज मैडम तो उस पलंग पर लेटी हुई है और उसके आसपास में कई लड़कियाँ उस पलंग पर बैठी हुई दिखाई दे रही है। कोई अपने बाल को संवार रही है, कोई अपना कपड़ा सही कर रही है और अंग्रेज मैडम को कुछ भी होश नहीं है। मैं जब अपने कमरे में झांका ना उस छोटे दरवाजे से तो देख करके और मैं डर चुका था, क्योंकि उस कमरे में बहुत सारी लड़की भरी हुई थी, मेरे पलंग पर बैठी हुई थी और आपस में बात कर रही थी। सही मायने में ऐसा दृश्य मैं देखा नहीं था। ये मिनटों में, सेकंडों में इस घर का माहौल सब कुछ बदल चुका था और मैं समझ गया कि हम दोनों, मैं और अंग्रेज मैडम दोनों खतरे में हैं। अब मेरी अब हिम्मत नहीं हो रही थी कि अंग्रेज मैडम के पास जाऊं और लड़कियों से कहूं कि आप लोग साइड हट जाओ और मुझे इस अंग्रेज मैडम को उठाना है, क्योंकि मैं अब जान चुका था कि ये घर अब हम दोनों के रहने के लायक नहीं है। यहाँ सब कुछ बदल चुका है। ये कौन लोग हो सकते हैं मैं अंदाज़ा लगा चुका था। जरूर ये सारी की सारी आत्माएं थी और ये आत्माएं
आज की रात में यहाँ पर पार्टी कर रही थी। हाँ, मैं जब अपने मन में ये सब सोचा ना, तो रहा सहा भी सब जैसे मेरा होश उड़ता जा रहा था। अब फिर मैं अंग्रेज मैडम के अब कमरे में आ चुका था, और वो जो लड़कियां थी अब वहीं पर बैठी हुई थी, जैसे उनको परवाह नहीं है कि यहाँ पर कोई लेटा हुआ है। और मैं उनसे कहने लगा कि मैडम आप थोड़ा साइड हट जाइए, मुझे अंग्रेज मैडम को उठाना है और हम यहाँ से चले जाएंगे। लेकिन वो लड़की कोई मेरी बात सुन ही नहीं रही थी, जैसे वो मुझे देख नहीं पा रही हो या देख करके अनजान बन रही हो। अब मैं बहुत हैरान था, मेरा दिल तेजी से धड़क रहा था, ऐसा लग रहा था कि कहीं बेहोश होकर के मैं इसी कमरे में ना गिर जाऊं। और फिर मैंने सोच लिया था कि मुझे क्या करना है। अब मैं उन लड़कियों को परवाह नहीं किया, जहां हाथ लग रहा है लगने दो, मैं मैडम को, अंग्रेज मैडम को उठा कर रखूँगा। और वही किया, मैं मैडम को अपने हाथों में अब उठा लिया था। मैं उन लड़कियों को परवाह नहीं किया, और उन लड़कियों को जैसे लग रहा था कि मुझसे कोई ना, अंग्रेज मैडम से कोई मतलब है। वो अपने आप में मस्त थी। मैं दूसरे कमरे में झांका, जो मेरे ही पलंग पर, जिस पर मैं सोया हुआ था कुछ देर पहले, वहाँ भी कई लड़कियाँ मुझे बैठी हुई आपस में बातचीत करती हुई दिखाई दे रही थी, और कोई भी मेरी तरफ नहीं देख रहा था। मैं समझ गया कि यही मौका है कि बेटा जल्दी से निकल ले इस अंग्रेज मैडम को लेके, और नहीं तो हम लोग यहाँ फंस गए ना, तो फिर कभी ज़िंदगी में इस जगह से निकल नहीं पाएंगे। मैडम से तो मैं बाद में निपटूंगा, वो हम दोनों को किस जगह पर फंसा के गई है। जरूर ये घर पूरा हॉन्टेड है, इस घर में आत्माएं भरी पड़ी हैं, एक नहीं अनगिनत आत्माएं हैं यहाँ पर। अब ये सब क्या हो रहा है, मैडम का क्या विचार था हमें यहाँ लाने के लिए, मैं कुछ समझ नहीं पा रहा था। मैं अंग्रेज मैडम को काफ़ी उठाने की कोशिश किया, लेकिन ताकि उठो खतरे में हम लोग गए, जल्दी से इस जगह से भागते हैं, लेकिन वो बेपरवाह। मैं उसको उठा करके अब नीचे सीढ़ियों की तरफ चल पड़ा था। जैसे ही मैं नीचे देखा, वैसे के वैसे लोग वहाँ पर लड़का लड़की स्टेज पर डांस कर रहे हैं, और वो जो टोपी लगाए हुए जो डीजे को बजा रही थी, उसने अब मेरी तरफ देखा। मेरी आंख और उसकी आंख दोनों मिल चुकी थी। अब उसके चेहरे पर एक बड़ा सा मुस्कुराहट मुझे दिखाई दिया, और जैसे आंख मिली ना, तो मेरा शरीर, मेरे रोएं पूरी तरह से, एक तरह से जैसे कहा जाए ठंडी बर्फ़ की जो हवा आती है, ऐसा महसूस हुआ था। मैं कांप गया था। अब मैं जल्दी से उससे नज़रें हटा ली। जैसे ही दरवाजे पर पहुंचा कि दरवाज़ा खोल लूँ, लेकिन दरवाज़ा तो लग रहा था कि जैसे बाहर से किसी ने बंद कर दिया हो। अंदर से कुंडी खुली हुई, और मैं जोर लगा रहा हूँ कि दरवाज़ा खोल लूँ, दरवाज़ा खोल लूँ, लेकिन दरवाज़ा खुल नहीं पा रहा था। और अचानक वही डीजे वाली की आवाज़ मुझे स्पीकर में सुनाई दी। वो कह रही थी, इस घर का दरवाज़ा अब बंद हो चुका है, अब वो टाइम निकल चुका है। अगर उस वक़्त में तुम निकल जाते तो निकल जाते, अब इस घर से कोई भी वापस नहीं निकल सकता। अब फिर स्पीकर पर मुझे आवाज़ सुनाई दी। वो कह रही थी कि लड़की हो, इन दोनों को पकड़ लो। और इसके बाद मुझे मालूम चल गया था कि अब हम दोनों का खेल खत्म। हम जैसे भूतों के चक्रव्यूह में फंस गए थे। हाँ, मैडम मैडम मैं चिल्लाता रह गया, मैडम मुझे बचाइए, हम दोनों को बचाइए। लेकिन मेरी चीख उन शोर में कहीं दबता हुआ नजर आ रहा था। अब कुछ ही देर में जो लड़कियां डांस कर रही थी, जो मेरी तरफ देख नहीं रही थी, जो लड़के डांस कर रहे थे, सब हमारे पास में आ चुके थे और हमें घेर लिया था। और दो लड़कियों ने मेरी हाथ पकड़ ली। मैं तो अब लगा कि मैं इस अंग्रेज मैडम को उठा नहीं पाऊंगा, और वही हुआ। मैं अंग्रेज मैडम को छोड़ चुका था, धड़ाम से फर्श पर गिरी। अब फिर
गिर करके वो उठी नहीं, जैसे वो बेहोशी में थी, दारू के नशे में, वैसे कि वैसे ज़मीन पर पड़ी रही। और वो जो लड़की मुझे पकड़ रखी थी, अब मुझे एक किनारे के साइड में ले जाने लगी, जहाँ पर वो लड़की बैठ करके डीजे बजा रही थी। और तब मैंने वहाँ पर एक दरवाज़ा देखा। वो दरवाज़ा मैं पहली बार देख रहा था। वो दरवाज़ा खुल चुका था और डीजे वाली लड़की कह रही थी कि इसको ले जाओ, इसको नीचे कैद कर दो, और इसके बाद इसके दोस्त को भी ले जाओ। और फिर उन्होंने ऐसा ही किया। वो दरवाज़ा जब मैं अंदर गया ना, लड़की लेके जाने लगी, तो मैं देखा वहाँ बेसमेंट भी है। सीढ़ियाँ मुझे साफ नज़र आ रही थी। और फिर एक एक सीढ़ी मैं उतरता गया, वो मुझे धकेलती रही, चलो चलो। लेकिन अभी तक मेरे साथ में कोई बुरा व्यवहार उन्होंने नहीं किया था। और मैं नीचे का बेसमेंट में पहुंच चुका था। बेसमेंट में वैसे ही उजाला था, सब कुछ रोशनी जैसा चमक रहा था। अब मुझे एक कमरे के अंदर में डाल दिया गया, दरवाज़ा बंद कर दिया गया। अब फिर कुछ देर के लिए वो सारी लड़कियां अब मेरे सामने से गायब हो चुकी थी। मैं एक कमरे में कैद होकर रह गया था। अब कुछ ही देर के बाद में वो दरवाज़ा फिर खुला। अंग्रेज मैडम को भी ले आकर के हमारे कमरे में डाल करके दरवाज़ा बंद कर दिया था। अब जैसे ही दरवाज़ा बंद हुआ ना, अब अचानक अंधेरा छा चुका था। हर तरफ जिधर देखो अंधेरा ही अंधेरा था। अब अंधेरे में अब इतना तो पता था कि हम एक कमरे के अंदर बंद हैं, अंग्रेज महिला भी यहाँ आ चुकी है और मैं भी हूँ, लेकिन मेरी मैडम कहाँ है? हम लोगों को इतना कष्ट हम लोग भोग रहे हैं, अब क्यों नहीं बचा रही है? मुझे मैडम पर बहुत क्रोध आ रहा था कि हमको संकट में डाल करके मैडम कहाँ चली गई, कब आएगी, कब हमें छुड़ाएगी, अब क्या होगा, हम जिंदा बचेंगे नहीं बचेंगे? आइए, आत्माएं इतनी सारी कौन है? मैं यही सब सोच विचार कर रहा था, दिल तेजी से धड़क रहा था। मेरी बगल में ही शायद वो मैडम ज़मीन पर सोई हुई थी। सांसों की बदबू से एहसास होता था जो दारू पी रखी थी, उसका स्मेल मुझे आ रहा था। अब मैं उनको आइडिया से, अंदाजे से अब उनको उठा रहा था कि मैडम उठ जाओ, उठ जाओ मैडम, अब हम लोग कुछ देर के बाद ही मरने वाले हैं। वो आत्माएं हम लोग को छोड़ेगी नहीं, इसीलिए तो हमें इस जगह पर कैद किया गया है। अब फिर जो शोर की आवाज़ सुनाई दे रही थी ना, बिल्कुल शांत हो गई थी। अब फिर चीखों की आवाज़ सुनाई पड़ने लगी, जैसे उस जगह पर बहुत सारे लोग इधर से उधर भाग रहे हो, चीख चिल्लाहट बढ़ती जा रही हो, और हम तो बस आवाज़ को महसूस कर रहे थे। अब वो डीजे की आवाज़ बिल्कुल बंद हो चुका था, बस चीख पुकार मच रही थी, भगदड़ मचा हुआ था उस जगह पर, शोर ऐसा ही मुझे नज़र आ रहा था। इसके बाद करीब 15-20 मिनट जरूर बीता होगा। अब फिर उस जगह पर सन्नाटा पसर गया था, बिल्कुल शांति, जैसे वहाँ पर कुछ हुआ ना हो, और हम उसी अंधेरे कमरे के अंदर पड़े हुए थे। अब तो मेरी हालत ऐसी हो गई थी कि मैं कब बेहोश हो जाऊंगा मैं खुद नहीं बता सकता। और अंग्रेज मैडम को मैं बार बार उठा रहा था कि मैडम उठ जाओ, हमारी आखिरी घड़ी आ चुकी है, मैडम उठ जाओ, नहीं तो तुम नशे में ही मर जाओगी, वो लोग मार देंगे हम लोग को। लेकिन नहीं जी, वो नहीं उठ रही थी। और मैं अब एक तरह से समझ गया था कि अब हम इस अंधेरे कमरे से कभी निकल नहीं पाएंगे। अगर हम निकलेंगे भी तो आत्मा के रूप में हम भी भूत प्रेत बन जाएंगे। मुझे बहुत डर लगने लगा, मुझे मेरे माता पिता याद आने लगे। अब मैं अपने आप को कोसने लगा था, क्यों मैं इस मैडम से मिला, क्यों इसके जाल में फंसा, क्यों मैं इससे शादी किया। और ये सिला मुझे अब मिल रहा था। मुझे पता चल गया कि मैडम हम लोग को धोखे में यहाँ पर डाल दिया है, और जानबूझकर ये सब खेल मैडम का होगा। और अब हम बचेंगे नहीं बचेंगे, अब हम
खुद नहीं जान सकते। लेकिन वो शोर जो था ना, बिल्कुल शांत हो चुका था। हमारे कमरे में अब रोशनी बिल्कुल नहीं थी, अंधेरा। हम अपने हाथ को देख नहीं पा रहे थे, इतना घना अंधेरा था। अभी भी रात का समय होगा। हर तरफ में बाहर में शांति पसरी हुई थी और मैं अब दम साथ ही अपनी मौत का इंतजार कर रहा था। जरा से भी कहीं पर आहट होती ना तो मुझे लगता कि मेरी मौत बिल्कुल मेरे पास में खड़ी है और धीरे धीरे मेरी तरफ बढ़ रही है। कब मैं मारा जाऊंगा मुझे खुद मालूम नहीं। अब फिर अचानक पूरा कमरा रोशनी से नहा चुका था। जब इतनी रोशनी देखी ना तो आंखें चौंधी आ गई थी। अब मैं क्या देख रहा हूँ कि अंग्रेज मैडम मेरे बगल में ही बिल्कुल जैसे सो रही हो, जैसे पलंग पर सोती हुई उठा के लाया था, उसी ही अंदाज में सो रही है। और उनको जरा भी फिक्र नहीं, कोई डर उनके चेहरे पर नहीं। और तभी वो दरवाज़ा खुला। जैसे ही दरवाज़ा खुलने की आवाज़ हुआ ना तो मेरी तो सांस रुक गई। अब मैं समझ गया कि मौत दरवाजे पर खड़ी है और बस मैं गया, अब गया या तब गया। लेकिन जैसे ही दरवाज़ा खुला ना तो मैं देख करके हैरान रह गया था। सामने मैडम जी खड़ी मुस्कुरा रही थी। हाँ, मैं उनको मुस्कुराता देख एकदम भयभीत हो चुका था कि कहीं ये कोई आत्मा तो नहीं है जो मैडम जी का भेष बना रखा हो। मुझे बहुत खौफ हो रहा था। लेकिन तभी मैडम जी की अवसुरीली आवाज़ सुनाई पड़ी, आशीष आशीष, ये मैं हूँ, डरो मत। जो हमें करना था हम कर लिए। उन आत्माओं को हमने कैद कर लिया है। अब तुम सुरक्षित हो और ये अंग्रेज लड़की भी सुरक्षित है। मैं ज़मीन पर अब बैठ चुका था। मैं लंबी लंबी सांसें ले रहा था। मैडम हम दोनों के पास में आ गई और कहने लगी कि आशीष, अगर मैं तुम्हें बताती ना कि ये जगह हॉन्टेड है और मैं क्या करने वाली हूँ तो तुम ना ये अंग्रेज लड़की मेरा साथ नहीं देते। लेकिन तुम लोगों को मैं कोई खतरे में नहीं डाली थी। मैं जानती थी कि मैं तुम्हें ज़रूर बचा लूँगी। लेकिन अब तुम्हारी वजह से, इस लड़की की वजह से हमने उन आत्माओं को कैद कर लिया। जिस काम के लिए हम इस जगह पर आए थे ना, वो अब काम पूरा हो चुका है। अब इसको उठाओ और हम चलते हैं ऊपर के कमरे में। मेरा तो आधा दम निकल चुका था। मेरे में वो शक्ति जैसे लग रहा था कि बची नहीं है। मैं अब इस अंग्रेज लड़की को उठा नहीं पाऊंगा। लेकिन मैडम बार बार कह रही थी कि आशीष, इसको उठाओ और हम ऊपर लेके चलते हैं। मैं मैडम का कहना हमेशा मानता था और मैं कहने लगा, मैडम एक बार आप अब इशारा तो कर देती कि हम इस यहाँ पर आए हैं कोई काम से, तो मैं आपका इशारा समझ लेता। लेकिन आपने कुछ बताया नहीं इस जगह के बारे में कि इस जगह पर आप किस मकसद से आई हैं, क्या करने वाली हैं। कम से कम एक छोटा सा हिंट तो दे देती। और तब मैडम हंस के कहने लगी कि आशीष, अगर मैं बता देती ना तुम डर जाते। इस जगह ही ऐसी थी। अब मैं सारी आत्माओं को अब इस जगह से भगाना था, कैद करना था। इस जगह को हमें सुरक्षित करना था ताकि आज के बाद ये जगह अब इन आत्माओं से मुक्त हो सके। और जिसका ये जगह है, अब इस जगह पर जिस मकसद के लिए अपना बनवाया है वो मकसद पूरा कर सके। और तब मुझे समझ में आया कि मैडम का ये किसी क्लाइंट का ये कोठी था। आइए, हॉन्टेड थी। आज अमावस की रात थी और तभी ने मैडम ने ये सारा कुछ काम किया। मतलब इनका गेम प्लान था। सब कुछ ये जान रही थी कि इनको क्या करना है। एक एक कदम ये फूंक फूंक कर रही थी। और मैं अब उस अंग्रेज मैडम को उठा लिया था और सीढ़ी चढ़ते हुए हम ग्राउंड फ्लोर पर आ चुके थे। मैं देखा, हैरान रह गया था। ना तो वहाँ कोई डीजे, ना कोई लड़की, ना कोई लड़का। पूरा जगह जैसे मैं पहली बार देखा था वैसा ही हुआ पड़ा था। हाँ, मैं कहने लगा, मैडम वो ऑर्केस्ट्रा वाली, डांस वाली, डीजे वाली, ये सब क्या था? तब कहने लगी कि छोड़ो, इसके बारे में मैं बात बताऊंगी। ये सब दुष्ट आत्माएं थी।
ये इस जगह को खाली नहीं कर रही थी, ये अपना बाप के माल समझ रखी थी। जिस कोठी को इतनी मेहनत से किसी ने बनवाया, अपना खून पसीने का पैसे खर्च किया, और वो जगह उसके काम में नहीं आ रहा था इन आत्माओं की वजह से। अब तुम्हारी बदौलत, इस लड़की के बदौलत हमने इस जगह को खाली कर लिया है। अब सारी आत्माएं हमारी कैद में हैं। मैं सोच लिया कि मैडम का यही काम है, मैडम यही काम तो करती हैं, इसी बात का तो पैसा लेती हैं। और ये काम अब पूरा हो चुका था। हम फर्स्ट फ्लोर पर पहुंच गए थे और तब मैडम कहने लगी कि आशीष इसी कमरे में रुक जाओ। अब मैं समझ गया था कि मैडम अब का इशारा क्या है, मतलब कि ये घर जिस काम के लिए इस्तेमाल हुआ था उसका मकसद पूरा हो चुका था। मैडम यही तो चाहती थी, इसीलिए शायद ये अंग्रेज मैडम को उन्होंने दारू पीने के लिए इजाज़त दिया होगा, बोला होगा। सब उनके प्लान का एक हिस्सा था। मुझे अपने आप पर अब गुस्सा आ रहा था कि मैं मैडम के पति होकर के आप मैडम को अभी तक समझ नहीं पाया। ये मेरे लिए बहुत शर्म की बात है, मुझे तो समझ लेना चाहिए था, और तभी तो मैं इनके साथ दे पाऊंगा, और नहीं तो आज तो मेरी तो मौत हो जाती, हार्ट अटैक से मर। लेकिन मेरी जो हालत थी ना, मैं समझ गया था कि अगर सही वक्त पर मैडम हमें नहीं बचाती तो हम दोनों के दोनों आज मर गए होते। और मैडम ने ये अचानक ये सब किया था। मुझे समझ जाना चाहिए था जब मैडम ने कहा था कि आज अमावस्या की रात है, अमावस्या की काली रात है, और तभी मुझे समझ जाना चाहिए कि मैडम इस जगह पर क्यों आई है, और वो भी इस कोठी पर जो कि बिल्कुल सुनसान थी। ये सब आत्माएं थी। मैं पूछने लगा मैडम से कि मैडम जी, मैंने बहुत लड़का लड़की को देखा, क्या इतनी सारी आत्माएं थी? तब हंस के कहने लगी, अरे नहीं आशीष, वो तो सिर्फ दो ही थे, एक लड़का एक लड़की। ये तो उनका छलावा का जैसा रूप था, वो बहुत सारे कुछ कर सकते थे। इस जगह को उन्होंने, आप समझ लो कि अपने हिसाब से ढाल लिया था। उस हिसाब में वो तुम्हें दिखा रहे थे, और उनका इरादा तुम्हें मारना ही था। मैं ऐसा अपने प्यार को कभी होने नहीं देती। मैडम मुस्कुरा कर मेरी तरफ देख रही थी, लेकिन मैं अभी भी, मेरा जो दिल का धड़कन था ना, वो ज़्यादा बढ़ा हुआ था। और तब मैडम कहने लगी, आशीष मेरे बगल में आ जाओ, आओ मैं तुम्हें थपकी दे दूं और तुम सो जाओ। अब तुमने बहुत बड़ा बहादुरी के काम किया है, और सुनो, ये काम अब तुमने जो किया है ना, अगर मैं बता देती तो तुमसे नहीं हो पाता, और ना बताई उसके लिए मुझे माफ़ कर दो। मैं तुम्हें कभी खतरे में डाल नहीं सकती आशीष। मैं हर पल तुम्हारे साथ थी, और मैं जानती थी कि वहाँ पर तुम्हारे साथ क्या हो रहा है। मैं सब कुछ एक तरह से देख रही थी। मैं वहाँ थी नहीं, लेकिन फिर भी थी। मेरी जो आत्माएं हैं सब कुछ उस जगह को वॉच कर रही थी। कब क्या करना है उनको पता था, और तब मुझे जा कर के संतुष्टि हुई। मैं मैडम के बगल में लेट चुका था, और मैडम मुझसे प्यार करने लगी थी, लेकिन बगल में वो अंग्रेज मैडम सोई हुई थी। मुझे बड़ा थोड़ा अलग लग रहा था। मैं कहने लगा, मैडम नहीं नहीं, अंग्रेज मैडम है, हम लोग उस कमरे में चलते हैं। और तब मैडम कहने लगी, चलो, वैसे भी ये सुबह से पहले उठने वाली नहीं है, इतना ये ड्रिंक कर चुकी है कि अब सुबह से पहले ये नहीं उठेगी, इससे रहना से हम लोग कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, ये होश में नहीं आने वाली। लेकिन फिर भी कहा, मैडम नहीं, मुझे थोड़ा अजीब फील हो रहा है, मुझे अब उस कमरे में हम दोनों को जाना चाहिए। अब मैडम तैयार हो चुकी थी। हम दूसरे कमरे में छोटे दरवाजे से आ गए, और आते आते मैं कुंडी लगाना नहीं भूला कि कहीं अंग्रेज महिला उठ भी जाए ना तो हमारे दरवाजे के अंदर प्रवेश न कर पाए। इसके बाद मैं और मैडम, जो मेरी डर था ना अंदर, उसको भगाने की कोशिश कर रही थी। और कब हम
सो गए, मुझे पता ही नहीं चला। डर, थकावट काफ़ी मुझ पर हावी था। सुबह मुझे मैडम ने उठाया तो देखा, अरे ये तो सुबह हो चुकी है। खिड़की में से रोशनी नज़र आ रही थी। अब मैं जब उठा तो अंग्रेज महल में जो मैडम थी वो हमारे कमरे में आई हुई थी और इधर उधर घूम रही थी। मुझे भी देख रही थी और मेरी मैडम भी उससे कुछ बात करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन इधर उधर वो ज़्यादा दौड़ रही थी। अब क्या हो गया है, किस बात पर वो नाराज़ है, मुझे समझ में नहीं आ रहा था। लेकिन मैडम मुझसे अंग्रेजी में बात करके शायद उसको सब कुछ समझा रही थी, बता रही थी। अब वैसे उसको कुछ, मेरी नज़र में तो होश में थी ही नहीं, तो ये सब तो जो हुआ था मैंने देखा था, उसको तो कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। तभी मुझे ध्यान आया कि वो मैडम जैसे मेरे से बताई है ना, सारी बात इसको भी बता चुकी है। और तभी ये अंग्रेज महिला मैडम शायद गुस्से में है मैडम से। अब मैडम उसको मनाने की कोशिश कर रही थी और उसका असर ज़रूर हुआ। आखिरकार दोनों गले मिल चुके थे, दोनों मुस्कुरा रहे थे। और तब मैडम कहने लगी कि आशीष, ये कोठी तुम्हें अब कैसा लगा, इसकी वैल्यू क्या होना चाहिए? अगर हम लोग इसको खरीद ले तो तुम्हारे काम में आ सकता है। हम बढ़िया सा इस जगह का एक होटल में बना वो कन्वर्ट कर सकते हैं। बोलो, सोचो, क्या हमें ले लेना चाहिए? मैं तो डरा हुआ था अभी भी। इस कोठी में मैं रहना नहीं चाहता था, लेकिन अब इस जगह पर जो आत्माएं थी वो तो निकल चुकी थी। अब भला किस बात का डर? अब मैडम का होते हुए मुझे डरने की आवश्यकता क्या थी? मैंने बताया मैडम का वैल्यू कि मैडम इस वैल्यू का होना चाहिए। अगर इस वैल्यू में मिल सकता है तो हम कोठी ले सकते हैं। और तब मैडम हंसने लगी और कहने लगी, जितना तुम वैल्यू बताए हो ना, उससे आधे वैल्यू पर ये कोठी मुझे मिल रहा है, तो ले लें हम। मैं बोला कि हाँ मैडम, हमें देरी नहीं करना चाहिए, लेकिन मैडम इस जगह पर मैं अकेले नहीं आऊँगा, ना रहूँगा। अगर कोई काम भी करना होगा तो मैं, सोच लीजिएगा, मैं आपके बगैर इस कोठी में बिल्कुल नहीं आऊँगा। कहीं आत्माएं वो लौट जाएं तब मेरा क्या होगा? मैडम हंस के कहने लगी, आशीष, ऐसा हुआ है कभी जो इस आत्मा को हमने पकड़ा है और उसको ना छोड़ा जाए तो दोबारा वो ऐसे हरकत नहीं करती। हाँ, अनजाने में कई बार गलती हो जाती है और आत्माएं मुक्त हो जाती है, लेकिन ये जो आत्मा हमने पकड़ा है ना, इसको हम बड़े संभाल कर रखेंगे, इसको हम मुक्त नहीं होने देंगे। हम उसी कुएं के अंदर इस दोनों आत्माओं को अब उस पहरेदार को हवाले कर देंगे और उस कुएं के अंदर में ये दोनों आत्माएं सुरक्षित रहेगी। अब मैं समझ गया था कि मैडम जिस बात को सोच ले वो करके रखती है। और आखिरकार मैडम कहने लगी कि चलो आशीष, हम अपने घर चलते हैं। इस कोठी का एक तरह से मैं सौदा कर चुकी हूँ और कुछ पैसा मैंने एडवांस भी दे रखा है। अब इस कोठी को आज़ाद करा चुकी हूँ। चाहो तो मैं अच्छी कीमत पर इसको बेच सकती हूँ, लेकिन मैं अपने भविष्य के बारे में, तुम्हारे भविष्य के बारे में सोच रही हूँ कि ये जगह हमें बेचना नहीं चाहिए, इसकी वैल्यू और बढ़ेगी और तुम यहाँ पर एक शानदार होटल खोल सकते हो। और फिर हम लोग बात करते हुए कार में बैठ चुके थे। दरवाज़ा पर ताला लग चुका था। मैं मन ही मन सोच रहा था कि मैडम भविष्य के बारे में भी सोचना शुरू कर दिया है, ये तो हमारे लिए अच्छी बात है। अब फिर मैडम की कार सर पर दौड़ने लगी थी। जब हम अपने फार्म हाउस पहुँचे ना, तब मुझे थोड़ा चैन आया था कि चलो अपने ठिकाने पर आ चुके। और वह अंग्रेज महिला भी अब जो नाराज़ थी मैडम से, अब वो हंस हंस करके बात कर रही थी। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी आशीष की और मैडम जी की। ये कहानी आपको कैसी लगी ज़रूर बताइएगा कमेंट में, मैं आपका इंतज़ार कर रहा हूँ। और दोस्तों, ये भी चैनल आप ही का है, तो इसको भी अपना प्यार दीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए
अपने दोस्तों को ज़रूर भेजिएगा। और फिर मिलते हैं हम एक नई कहानी में।